वेलकम टू योर चैनल लर्नर्स मेंटर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये उसका पार्ट 2 है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हु वॉज इंडियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमको यहाँ बताना है कि इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था एज पर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रोफेसर हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो फर्स्ट टाइम पे कब असेंबल हुई थी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है December 9, 1946। और जो डॉक्टर सिन्हा थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट टेम्परेरी थे, क्योंकि आगे जाके जब परमानेंट पोजीशन के लिए डिक्लेयर किया गया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट प्रेसिडेंट दिया है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमसे टेम्परेरी पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फर्स्ट परमानेंट कौन थे, तब हम राजेंद्र प्रसाद का नाम देंगे। तो ओवर एंड ऑल डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी आ जाती है लर्नर्स, और इससे हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जो प्रोफेसर H.C. मुखर्जी है ये यहाँ पे क्यों रेलेवेंट है। क्योंकि ये जो थे ये चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, और आगे जाके वो वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और उसके बाद फर्दर जाके जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई थी तो उनको गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की पोस्ट भी दी गई थी। और दो इम्पॉर्टेंट पोस्ट ये हो जाती हैं कि चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन था, तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो थे वो थे B.N. राव। चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें बताना है कि कितना टाइम लग गया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो हमारे ऑप्शंस हैं अबाउट अ ईयर, अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ, अबाउट 3 years, 6 months। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अबाउट 3 years। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में 2 years 11 months एंड 18 days लगे, बट क्योंकि हमें यहाँ पे क्लोजेस्ट ऑप्शन बताना है तो हम अबाउट 3 years को चूज़ करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ रेलिवेंट टू द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। तो हमको ये बताना है कि कौन से अमेंडमेंट से ये डिसाइड हुआ था कि स्टेट्स जो हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो हमारे ऑप्शंस हैं 10th अमेंडमेंट, 15th अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट या फिर 7th अमेंडमेंट। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 7th अमेंडमेंट। तो जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसने सजेशन दिए थे कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस मीन्स लैंग्वेज के बेसिस पे हम इसको अलग अलग उसमें बांटेंगे, जो भी एरिया है इंडिया के पास। और ये किस में लिखा है, 7th अमेंडमेंट में लिखा है। तो इसके बाद इंडिया जो था वो इंडिया में जो स्टेट्स थे वो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हुए थे। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ये है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था वो 1953 में सेटअप हुआ था बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसको हेड किया था जस्टिस फजल अली ने। और पहला स्टेट जो बना था वो था आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेसिस पे। चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइंड द राइट टू प्रिवेसी टू बी अ बेसिक राइट। तो राइट टू प्रिवेसी जो है वो किस आर्टिकल में एक तरीके से एनश्राइंड है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 18, आर्टिकल 20। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आर्टिकल 21, जो कि है राइट टू लाइफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने K.S. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में ये बात कही है कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक तरीके से कोई एक अलग राइट नहीं है, बट वो एक राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट है, जो कि आर्टिकल 21 में है, और आर्टिकल 21 जो है वो पार्ट 3 में है। ये एक 9 जज बेंच थी, और यहाँ पे जस्टिस खेहर ने, उस टाइम के चीफ जस्टिस थे जस्टिस खेहर, इन्होंने जजमेंट को दिया था। और ये आधार जजमेंट भी कहलाता है लर्नर्स। और यहाँ पे आधार की वैलिडिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया था। हुआ क्या था इस केस में कि ये बोला गया था कि आधार जो है वो वायलेट कर रहा है लोगों की प्राइवेसी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि आधार एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द बजट। तो हमको बताना है बजट से कौन सा आर्टिकल डील करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 114, आर्टिकल 112, आर्टिकल 111, आर्टिकल 110। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आर्टिकल 112। लर्नर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जो टर्म है वो डिफाइंड नहीं है। जो टर्म हमें दिया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये आर्टिकल 112 में दिया गया है। और हमारे लिए यहाँ पे ये जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो 1 फरवरी पे ये जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके आती है। ये ऐसा क्यों करती है? ताकि इस पे बहुत सारा डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, तो इस पीरियड में हो जाते हैं, फिर जाके अप्रैल में फाइनली आता है फाइनल बजट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जिस पे क्वेश्चन बन चुका है कई बार कि 1971 का बजट जो था, 70 से 71 का बजट, वो इंडिया का फर्स्ट बजट था जो कि एक विमेन के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। और वो पहली विमेन कौन थी? हमारी अपनी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इज़ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो हमको बताना है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप किस टाइप की बॉडी है, उसका नेचर क्या है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लीगल बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑटोनॉमस बॉडी। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है वो एक सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ऑटोनॉमस के लिए एक दूसरा वर्ड हो जाता है, और ये 1949 में स्टैब्लिश हुई थी। और अगर इसकी एलिजिबिलिटी की हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया के पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं वो एलिजिबल हैं पार्लियामेंट्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। क्वेश्चन 7, हु इज़ इन चार्ज ऑफ फॉर्मिंग द इंटरस्टेट काउंसिल। तो हमें बताना है कौन इंटरस्टेट काउंसिल को फॉर्म कर सकता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं द प्रेसिडेंट, द पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है द प्रेसिडेंट। अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट जो है वो इंटरस्टेट काउंसिल्स जो है उनको फॉर्म करता है, और वो इसलिए फॉर्म होती हैं ताकि हम कोऑर्डिनेशन को मतलब बढ़ा सकें स्टेट्स के बीच में, और सेंटर और स्टेट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर सके। तो प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है, और अगर उसे कभी भी लगता है तो वो कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में। चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दस द नेशनल इमरजेंसी क्लॉज अपीयर। तो हमें बताना है नेशनल इमरजेंसी जो है वो किस आर्टिकल में डिस्क्राइब्ड है। तो हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या आर्टिकल 362। यहाँ पे करेक्ट आंसर है आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 352 जो है वो बताता है कि इमरजेंसी जो है वो कब कब लग सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ग्राउंड्स दिए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन और वॉर के केसेस में नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है लर्नर्स कि आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी कब कब लगी है इंडिया में। तो 62 में लगी है जब इंडिया चाइना वॉर था, 71 में लगी है जब इंडिया पाकिस्तान वॉर था, और 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पे इमरजेंसी लगी थी। तो टोटल 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। अगर हम 1975 की बात करें तो उसे इंदिरा गांधी ने आर्बिट्रेरी बेसिस पे डिक्लेयर किया था, और उसमें काफ़ी सारी गलत चीज़ें हुई थी, पॉलिटिशियंस को जेल में डाल दिया था। फिर 44th अमेंडमेंट आया 1978 में, जिससे इंटरनल डिस्टर्बेंस को बदल के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। ये मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में हुआ था। अगर हम बात करें आर्टिकल 356 की, तो ये बात करता है स्टेट इमरजेंसी की, जो कि प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं इसको। और ये इंडिया में कई बार लग चुकी है, जहाँ भी कभी मतलब लगता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है तो गवर्नर कभी भी प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि आप यहाँ पे अपना प्रेसिडेंट रूल लगाएं और सिचुएशन को कंट्रोल करें। अगर हम 360 की बात करें तो ये बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की, जो कि इंडिया में अभी तक एक भी बार नहीं लगी है। ऑल्दो 1991 के टाइम पे ऐसा लगा था कि ऑलमोस्ट लग सकती है, बट कभी भी लगी नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो हमें बताना है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ ओरिजिनेट हुआ है। तो हमारे ऑप्शंस हैं यूके, इंडिया, यूएसए, कनाडा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है यूएसए। 1960s में यूएसए में ये जो पब्लिक इंटरेस्ट का नोशन है ये डेवलप हुआ है।
पर इंडिया की अगर हम बात करें तो जस्टिस पीएन भगवती का नाम आता है, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लेके आए हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है। चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। विच ऑफ व्हाट इज़ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मिनिमम स्ट्रेंथ। तो हमको बताना है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की मिनिमम स्ट्रेंथ क्या है। तो हमारे ऑप्शंस हैं 30, 45, 50 या 40। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 40। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो यहाँ पे है वो है 1/3 ऑफ द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद ए मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ 40। तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, 1/3 है टोटल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये क्या हो जाता है हमारे लिए मैक्स, और मिनिमम क्या है 40। तो ये सब दोनों बातें यहाँ पे कहाँ पर लिखी हैं, ये आर्टिकल 171 में लिखी हैं। इसी वजह से ये भी कहा जा सकता है कि जो काउंसिल का साइज़ है वो स्टेट असेंबली के साइज़ पे भी डिपेंड करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि करंटली इंडिया में अभी कहाँ कहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। तो करंटली 6 स्टेट्स में है, जो कि है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना। ये सब जो हैं वो आर्टिकल इन सब का स्टैब्लिशमेंट आर्टिकल 169 में दिया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पहले जम्मू कश्मीर में भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि अब वो एक स्टेट नहीं है तो वहाँ पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पुट्स अ कैप ऑन इलेक्शन स्पेंडिंग। तो हमको यहाँ पे बताना है कि इलेक्शन के जो कैंपेन्स में और सब चीज़ों में जो स्पेंडिंग होती है उसको लिमिट कौन करता है, लिमिटेशन कौन सेट करता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट, कैबिनेट, यूनियन गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है लर्नर्स, क्योंकि कई बार बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि इलेक्शन कमीशन सेट करता है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि एक्चुअली में जो एक्सपेंस सीलिंग्स होती हैं वो यूनियन गवर्नमेंट सेट करती है। ये कन्फ्यूजन क्यों अकर होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को कि आप इलेक्शन पे स्पेंडिंग बहुत हो रही है, आप एक लिमिटेशन लेके आइए, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एज मिल सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट ईयर डिड द प्लानिंग कमीशन गेट इट स्टार्ट। तो हमें बताना है कि प्लानिंग कमीशन जो है उसने अपनी स्टार्टिंग कब करी, मतलब वो कब से स्टार्ट हुआ। तो हमारे ऑप्शंस हैं 1949, 1950, 1951 या 1952। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 1950। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 1950 में क्रिएट हुआ था। जो हमारे फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो प्रेजेंट किया था। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस जो था ना वो प्राइमरी सेक्टर में था। फिर सेकंड प्लान आया। सेकंड प्लान का फोकस जो था वो था कि हम डेवलप करें पब्लिक सेक्टर को और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, क्योंकि जस्ट हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में और हमें काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ये भी हो जाते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 51 से 56 पे था, और इसका जो मॉडल था जिस पे ये बेस था उसको हैरोड-डॉमर मॉडल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लर्नर्स, और ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस में भी आप देख सकते हैं, फ्रीक्वेंटली अकर हुआ है। सेकेंड प्लान ये है कि वो 1956 से 61 के बीच में आया था, और इसको महलानोबिस मॉडल भी कहते हैं। महलानोबिस कौन थे? वो एक इंडियन स्टैटिस्टिशियन थे और उनका पूरा नाम है प्रशांता चंद्र महलानोबिस, और ये इन्होंने ये मॉडल लेके आए थे 1953 में। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड प्लान के बाद उनको लगा कि काफ़ी मिजरेबल फेलियर हुआ है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि प्लान हॉलीडे एक टर्म आया, जिसकी वजह से 1966 और 69 के बीच में कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं रहा। ऑन दी अदर हैंड 3 एनुअल प्लान्स जो थे वो प्रोपोगेट हुए थे इस इंटरवीनिंग पीरियड में। और जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड, वो ये है कि 1 जनवरी 2015 को एक कैबिनेट रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिससे ये डिसाइड हुआ कि प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग को लाया जाएगा। यहाँ पे नीति आयोग का फुल फॉर्म भी दिया है, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये एनडीए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब प्लानिंग कमीशन जो है इट हैज़ लिव्ड इट्स लाइफ, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें अपने पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो वो नीति आयोग को लेके आए। तो लर्नर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 पॉइंटर्स हैं जो आपको प्लानिंग कमीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
ये किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन में आ सकते हैं, लाइक फर्स्ट पॉइंट के फॉर्म में आ सकता है या सेकेंड फॉर्म में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इन अ स्टेट व्हाट इज़ द मैक्सिमम टर्म ऑफ अ पंचायत? तो हमको बताना है पंचायत का मैक्सिमम टर्म क्या है एक स्टेट में। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं 3 years, 4 years, 5 years या 6 years। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 5 years। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है वो ये बताता है कि जो पंचायत होंगी वो 5 year टर्म की होंगी, और ये इट कैन बी स्टैब्लिश्ड एट ऑल लेवल एंड ये हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हमें बताता है कि जो पंचायत हैं वो 5 year टर्म के लिए होंगी, ऑल्दो ये उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकती हैं, डिसबैंड हो सकती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ अ बॉडी वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर एक और क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या एक स्टैट्यूटरी बॉडी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो प्लानिंग कमीशन है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी है, मतलब किसी एक्ट के तरह तहत नहीं आया है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका मेंशन नहीं है, इसलिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी टर्म आता है। और प्लानिंग कमीशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 5 year प्लान्स थे जो कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हुआ करता था एक्चुअली, क्योंकि अब ये डिसॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर? तो हमको बताना है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। तो हमारे ऑप्शंस हैं 70 years ऑफ एज, 65 years ऑफ एज, 62 years ऑफ एज या 60 years ऑफ एज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 65 years ऑफ एज। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, उसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और सेवरल अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। दे कैन सर्व फॉर एज लॉन्ग एज द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइज। वो जब तक कर सकते हैं जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करता है, या फिर जब वो 65 की एज पे पहुंच जाएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हु अपॉइंट्स इंडियाज अटॉर्नी जनरल? तो हमको यहाँ पे बताना है इंडिया का अटॉर्नी जनरल जो है उसे कौन अपॉइंट करता है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस है सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या लोकसभा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है, और अगर हम बात करें कि अब अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, तो वो ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज अ जज। तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उसके लेवल पे उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये उसकी क्वालिफिकेशंस हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हु अपॉइंट्स द स्टेट्स एडवोकेट जनरल? तो हमें बताना है स्टेट एडवोकेट जनरल कौन अपॉइंट करता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है गवर्नर। जैसे कि एडवोकेट जनरल को गवर्नर करता है, वैसे ही हमने अभी पढ़ा है कि अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट करता है। गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता है, और यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेंशन अबाउट द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द एडवोकेट जनरल? तो हमें एडवोकेट जनरल की इम्यूनिटीज, पावर और प्रिविलेजेस बताने हैं, वो किस आर्टिकल में मेंशन है। तो हमारे ऑप्शंस हो जाते हैं यहाँ पे आर्टिकल 180, आर्टिकल 185, आर्टिकल 194 या आर्टिकल 199। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आर्टिकल 194। तो इसमें सारे राइट्स और प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, और आर्टिकल 165 में हमें यहाँ पे ये दिया गया है कि आर्टिकल 165 जो है वो एडवोकेट जनरल का ऑफिस स्टैब्लिश करता है। चलते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ। उप लोकायुक्त जो है इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो हमें बताना है उप लोकायुक्त जो है वो किन स्टेट्स में पाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। तो जो राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स हैं यहाँ पे उप लोकायुक्ताज हैं, और जो स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, यूपी और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे सिर्फ लोकायुक्त हो जाते हैं। तो लोकायुक्त जो है, लोकायुक्त की अगर हम लोकायुक्त की क्वालिफिकेशन की बात करें तो
he is or has been a judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court. ऑन दी अदर हैंड अगर हम उप लोकायुक्त की क्वालिफिकेशन देखें तो ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, और उसका जो अपॉइंटमेंट है वो तभी होगा जब लोकायुक्त के साथ कंसल्टेशन होगा, एंड ही शैल बी सब्जेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ लोकायुक्त. तो जो उप लोकायुक्त है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर होगा, किसके? लोकायुक्त के. चलते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ. इन विच ईयर वॉज द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट नोन एज द RTE एक्ट और द राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज इनैक्टेड. तो हमें बताना है कि RTE एक्ट जो है वो कब, कौन से ईयर में इनैक्ट हुआ था. इनैक्ट, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हो जाते हैं 2009, 2010, 2011 या 2013. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 2009. तो अगस्त 4, 2009 को जो RTE एक्ट है वो मतलब हमारे यहाँ इनैक्ट हुआ था, और उसमें काफ़ी सारे मतलब उसके एस्पेक्ट्स आए थे फ्री एजुकेशन से रिलेटेड. और ये किसके लिए है? फ्रॉम चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14. अगर हमारे पास दूसरे तरीके से क्वेश्चन बनता है कि ये एक्ट कब फोर्स में आया, तो जब हम फोर्स की बात करते हैं तो ये 2010 में आया. इनैक्ट कब हुआ? इनैक्ट 2009 में हुआ. तो इस तरीके से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे लर्नर्स. तो इसी के साथ हम वीडियो के एंड पे आ गए हैं. आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो एज़ यूजुअल आप इसे ड्रॉप बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और हमें प्रमोट करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, and we'll see you again in the next part.